वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरे प्यारे 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 बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया गर्मा गर्म फ्रेश टॉपिक। बराबर है? यस 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 यस। लाइक ठोको रे, ठोक लो, लाइक ठोको, जल्दी जल्दी ठोको, लाइक लाइक ठोको जल्दी। हाँ यस। ए लाइक नहीं ठोक रहे, तुम लोग लाइक नहीं ठोक रहे, जल्दी लाइक ठोको। चलो अपने अपने दोस्तों को जल्द से जल्द बताओ पहले कि यार यार वेरी गुड। हाँ टेलीग्राम पे लिंक नहीं डाला, 2 मिनट। वेरी गुड, याद दिला दिया, बढ़िया, थैंक यू सो मच। किसी किसी ग्रुप में 2 बार आ गया लिंक। इल्फोर नहीं हुआ, ठीक है, अपन देख लेते हैं। डिस्कस तो किया था मेरे ख्याल से हमने इल्फोर। अगर नहीं हुआ है तो वो आपके लिए होमवर्क है, और हम लोग वो इस संडे को, आने वाले संडे को जो कट्टा होगा, कट्टे पे हम डिस्कस कर लेंगे सोल प्रोपरेटर वाला। yes, thank you so much, I am very very fine. Let us begin. Already it's been late, थोड़ा सा कंप्यूटर ने धोखा दे दिया था आज, तो कैसे वैसे उसके पैर पड़ के मैंने उसको मनाया है और वो स्टार्ट हो चुका है। तो आ जाओ हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटे चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप प्यार से कभी कभी NPO भी बुलाते हो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो NPO, NPC, NTC, NTO जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। तुमको ये समझना है सबसे पहले, एक बहुत बड़ा, सबसे पहले हमारे मन में जो एक मिथ है, हमें पहले वो तोड़ना है। वो हमें तोड़ना है, उसके बाद हम इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या? एनी ऑर्गेनाइजेशन, concern or enterprise working with a motive of providing service and does not have its
मेन ऑब्जेक्टिव एज अर्निंग प्रॉफिट, एज अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट कमाने का मोटिव बिल्कुल नहीं होता। तो देखो बहुत बार बच्चा एक मिस्टेक कर लेता है, बच्चा एक गलती करता है। बच्चे के हिसाब से एनी ऑर्फनेज, एनी ओल्ड एज होम, बराबर, ये जो चीजें है, ये जो है, इनको वो क्या मानते हैं, एनपीओ मानते हैं। तो सर गलत है क्या सर? नहीं, सही है, बट पूरा सही नहीं है। बात वो है कि बड़े ये एनपीओ तो है, बट आपका जो एनपीओ का मन में जो डेफिनेशन बैठा है ना, वो सीमित है। आपको लगता है कि जो समाज के लिए कर रहा है, जो लोगों के भले के लिए कर रहा है, जो सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए कर रहा है, वही एनपीओ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो मेरे साथ। एनपीओ provides its services to its members, or general public at large। तो जनरल पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। एनपीओ प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और जनरल पब्लिक एट लार्ज। तो आपके दिमाग में जो डेफिनेशन है वो क्या है? जनरल पब्लिक एट लार्ज, जनरल पब्लिक एट लार्ज। बट इनका कहना है कि एनपीओ ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स ऑल्सो। तो ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो सिर्फ खुद के मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। जैसे आपके सलमान मियाँ का जो बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन जो है ये एक समाज कार्य करता है, लोगों के भले के लिए भी काम करता है, तो इट इज़ एन एनपीओ, यस इट इज़ एन एनपीओ। बट आपको ये समझने में शायद बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट यस इट इज़ पॉसिबल कि जो आपके क्लब्स होते हैं, क्लब्स जो आपके स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, स्पोर्ट्स क्लब, या आपके जैसे अभी पूना में अगर कोई है जैसे रेसिडेंसी क्लब है, रेसिडेंसी क्लब है मान लो, या एक टर्फ क्लब है, बराबर है। तो ये ऐसे जो क्लब्स है, मतलब इन शॉर्ट ये रेसिडेंसी क्लब या टर्फ क्लब ये क्या है, ये अमीरों का कट्टा है। जैसे आपके और मेरे जैसे गरीब है, तो हमारे जैसे गरीब, हम सैटरडे संडे छुट्टी है, टाइम पास करना है दोस्तों के साथ जाके, तो कहाँ बैठेंगे? चौराहे पर, वहाँ पर एक कट्टा है, वहाँ पर चाय की टपरी है, वहाँ पर बैठते हैं, जाकर चाय वाय पियेंगे, टोस्ट वोस्ट खाएंगे, गप्पे मारेंगे, लोगों की बुराइयाँ करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, बराबर। अब यही सब काम करने के लिए अमीर जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ऐसे क्लब्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऐसे क्लब्स में जाते हैं। जो आपका रेसिडेंसी क्लब हुआ, पूना क्लब हुआ, यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो क्लब्स होते हैं बेसिकली व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड यू फैसिलिटीज, लाइक दे प्रोवाइड यू इंडोर स्पोर्ट्स, दे प्रोवाइड यू आउटडोर स्पोर्ट्स। सम ऑफ द आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी आपको मौका दिया जाता है, वहाँ पर कोचिंग भी करवाई जाती है, फुटबॉल की, क्रिकेट की, बैडमिंटन की, टेनिस की, ऐसे जो हमारे यहाँ पर जो एक ये है आईसीआई भी एक एनपीओ है, सही बात है, प्रॉफिट भर भर के कमा रही है, वो बात अलग है। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है वही एनपीओ है, जो अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहा है ना वो भी एक प्रकार से एक एनपीओ है। आप समझने की कोशिश करो। दूसरा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ मैं। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हो, आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हो, तो ये जो सोसाइटी है वो भी एक एनपीओ है बेटे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो हम बोलते हैं वो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
अब इसका काम करने का तरीका समझने की कोशिश करो। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये आपकी पूरी सोसाइटी का प्रीमाइसेस है, ठीक। ये आपके विंग्स है, यहाँ पर अलग अलग ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग, ऐसे अलग अलग विंग है, ठीक है। यहाँ पर एक गार्डन एरिया है, यहाँ पर जिम एरिया है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, बराबर है। ये आपका मेन गेट है, ठीक। अब एक्सक्यूज मी, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है ये सौरभ जी, ये बिल्कुल सच है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ, सच में, ठीक है। और यहाँ पर एंट्रेंस पे बनाया गया है एक मंदिर, ठीक है, नाराज नहीं होंगे। ओके, सब कुछ है यहाँ पर। हे भगवान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी देखते हैं बेशर्मों की तरह। कितना पुराना हो गया है, अब तो बदल दो उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये अब मान के चलो फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पर एक वॉचमैन है, कौन है, वॉचमैन है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं रहता हूँ कहाँ पर, डी विंग में, 10वें फ्लोर पर रहता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। डी विंग में 10वें फ्लोर पर रहता हूँ। अब यहाँ पर बात ये हुई कि भाई सोसाइटी वाले कहते हैं कि हर महीने हमको थोड़ा थोड़ा पैसा दो। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये जो वॉचमैन है, ये वॉचमैन की हमें सैलरी देनी है, पैसा दो। मैंने कहा भाई साहब मैं रहता हूँ डी विंग में, उस कोने में, आपका वॉचमैन रहता है गेट पर, नंबर 1। नंबर 2, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे कवर्ड में वगैरह कोई चोर आया भी, चोरी करने के लिए कोई आता भी है, तो उसको मेरे घर में कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कपड़ा और खाना, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं ठहरा गरीब आदमी, ठीक, तो मैं तो नहीं देता पैसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बिल्डिंग में यहाँ पे सोहन रहता है। सोहन के पास भी गए मांगने, बोले पैसा चाहिए था हमको, एक्चुअली वो जो गार्डन वगैरह है, गार्डन वगैरह जो है, तो ये सब भी थोड़ा सा मेंटेन रखना है। तो सोहन बोलता है कि सर भाई साहब मेरी तो शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे ही नहीं है, अब बच्चे ही नहीं है तो मेरे घर से परिवार से, मेरे घर से कोई गार्डन में खेलने के लिए जाने वाला है ही नहीं, तो मैं क्यों पैसे दूँ, मैं नहीं देता पैसे। तो ऐसे समझ रहे हो आप, तो ऐसे क्या हो रहा है, हर कोई अपने अपने रीजंस दे रहा है, बट हमको ये समझना पड़ेगा इस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आपकी एक सोसाइटी की कमेटी फॉर्म हो, आपके सोसाइटी की एक कमेटी फॉर्म होगी। बेसिकली सोसाइटी की कमेटी जो रहते हैं वो उसके मेंबर आप ही रहते हो, और आप में से कोई एक बंदा क्या करता है, एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, आप में से कोई एक चेयरमैन होता है, बराबर है, सीधी बात है। जैसे आपने आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो चेयरमैन है सोसाइटी। तो अब होता ये है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अब बात ध्यान से समझो, मेरे फ्लैट का जो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मैं पे करूँगा, मेरे घर की जो साफ़ सफाई है वो मैं करवा के लूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं करवाऊँगा। बट आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जहाँ पर आप रहते हो उस बिल्डिंग में लिफ्ट है, लिफ्ट के लिए लाइट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगती है कैसे, हाँ सर लिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना सर, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ पर रोड वे जो बनाया गया है, इसके अलावा जो यहाँ पर पार्किंग्स बनाए गए हैं आपके लिए, पार्किंग बनाए गए हैं, यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ का लाइट, पार्किंग एरिया का, बराबर, वॉकिंग एरिया, गार्डन एरिया, जिम, पूल, टेम्पल, बराबर है। यहाँ सब तरफ भी तो साफ सफाई की जरूरत है, यहाँ सब तरफ भी तो, यहाँ पे
बराबर है, ध्यान से सुनो। तो ये जितने कॉमन एरियाज है जिसका लाभ सभी उठाते हैं, ए बिल्डिंग में रहने वाले जितने लोग हैं सभी उस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चलने फिरने वाला रोड है, यहाँ से गाड़ी आती जाती है, सबकी गाड़ी आती जाती है। अब जो डी बिल्डिंग में बंदा रहता है वो तो बोलेगा कि मैं तो रोड यहाँ तक आता हूँ, मैं गार्डन यूज़ नहीं करता। ए वाला बोलेगा मैं तो रोड यहीं तक यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं आगे जाता ही नहीं हूँ, बराबर है। ऐसे कारण अलग अलग लोग अलग अलग कारण दे सकते हैं। तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी बोलती है भाई साहब हमको रीजंस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, मंथली। आप क्या करो, हमारा मंथली एक्सपेंस फिक्स है, मंथली सोसाइटी का जो मेंटेनेंस फी है वो आप पे कर, क्योंकि ये जो कॉमन एरिया जो यूज होने वाले हैं वहां पर लगने वाली साफ सफाई, वहां पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे लगने वाला स्टाफ, वॉचमैन पे, वॉचमैन गेट की बिल्डिंग पर वॉचमैन, हर मतलब अगर आप देखेंगे बहुत जगहों पर, बहुत सी बड़ी बड़ी सोसाइटी जो है, अभी हमारी भी जो सोसाइटी है, मेरे सोसाइटी में भी आपको 2 वॉचमैन गेट पर दिखेंगे। और हर आसपास में पूरे बिल्डिंग में ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बिल्डिंग बड़ा है, यहाँ पर भी पीछे साइड भी है, यहाँ पर भी है, तो पूरा सोसाइटी का जितना भी प्रीमाइसेस है उतने प्रीमाइसेस में कम से कम कुछ 8 से 10 वॉचमैन हैं जो घूमते रहते हैं, पूरा समय रहते हैं। जिसमें कुछ लोग उसमें 8-10 में कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब 6-7 ऐसे होते हैं जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ 6-7 ऐसे जो इवनिंग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो भी तो बात है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। फिर जो वाटर सप्लाई का टैंकर है उसको सपोर्ट करने वाला स्टाफ है, नीचे साफ़ सफाई करने वाला स्टाफ है, बराबर है। आपके घर से आकर एक बंदा जो आपके घर से सुबह सुबह डेली आके आपके यहाँ से जो कचरा लेकर जाता है वो भी एक बंदा है, वो भी एक स्टाफ है जो साफ़ सफाई कर्मचारी है, बराबर। इतने सारी चीज़ें, गार्डनिंग के लिए जो बंदे हैं, ये सब लोग इतने, इन लोगों का खर्चा, इन लोगों को जो पैसा लगे वो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे ये पैसे, कहाँ से आएगा ये पैसा। तो ये पैसा अगर आप समझो तो सोसाइटी के जो मेंबर्स है, यानी कि जो उस सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी मेंबर्स पे मेंटेनेंस फी which is used for providing them facilities। मतलब सर, अच्छा टेंट में रहते हो, बहुत बढ़िया, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया लगता सौरभ को। बट अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, सोसाइटी में जितने भी मेंबर लोग रह रहे हैं ये मेंटेनेंस फी पे कर रहे हैं। अभी आप बात समझने की कोशिश करो, सोसाइटी का जो जिम है, सोसाइटी का जो गार्डन एरिया है, सोसाइटी का जो पूल है, यहाँ पर आपको लगता है कि बाहर वालों को यहाँ पे एंट्री अलाउड होगी? नहीं होगी, सिर्फ मेंबर्स को अलाउड होगी जो मेंटेनेंस फी पे करते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स है। बाहर के लोगों को अलाउड है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अलाउड ही नहीं है सर, सिंपल सी बात है भाई, बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, एक और। सर आप बोलना चाहते हो कि जो मेंबर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसा कंट्रीब्यूट करके अपने आप के ऊपर ही खर्चा करते हैं। अब देखो ना, सोसाइटी, अब जैसे अभी गणेश उत्सव था, तो गणेश उत्सव में सोसाइटी में 10 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, बराबर है। 10 दिन फंक्शंस थे, अलग अलग प्रोग्राम्स थे, किसी दिन ऑर्केस्ट्रा था, किसी दिन ढोल ताशा का प्रोग्राम था, किसी दिन बच्चों का डांस था, किसी ऐसे ऐसे हर रोज एक कार्यक्रम थे, एक दिन भक्ति गीत थे, तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे कार्यक्रम थे। लास्ट डे पे रथ यात्रा थी गणेश जी की, रात में खाना भी था, सब पूरी सोसाइटी के लिए खाना भी रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें थी बेटे, ये सारी चीज़ें थी। बट अब हमको ये एक और समझना है, ये बात यहाँ पर हुआ यूँ कि सारे सोसाइटी ने उस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया और उसका बेनिफिट सोसाइटी के मेंबर्स ने ही उठाया है। सेम चीज़ अगर आप देखो तो आपके घर में आपने सुना होगा चिट फंड नाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली बहुत से लोगों ने आपके यहाँ पे सुना है, नहीं सुना है मुझे पता नहीं, कौन से स्टेट व सिटी में यहाँ पे यूज़ होता है। बिशी यूज़ होता है, बिशी लगाते हैं मम्मी लोग या डैडी लोग, किसी के डैडी बिजनेसमैन होंगे तो ज़रूर लगाते होंगे। भिशी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, भिशी लगाया जाता है। भिशी में होता क्या है, ध्यान से सुनो। अपनी मम्मी है, बाजू वाली आंटी है, ये बाजू वाली आंटी, वो बाजू वाली आंटी, वो बाजू वाली आंटी, ऐसे कुछ कम से कम 15 से 20 जो लेडीज़ होती है ये जमा होती है। कहती है हम क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 लेडीज़ जमा हो गए अपने एरिया के, तो 10 लेडीज़ मिलकर सब क्या करते हैं, हर महीने 5,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। हर महीने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, हर महीने 10 लेडीज ₹5,000 ईच, ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। कितने महीनों के लिए, फॉर 10 मंथ्स। अब बात ध्यान से समझने की कोशिश करो,
हर एवरी मंथ पैसा कितना जमा होगा? सर पैसा जमा होता है हर महीने 10 लेडीज़ का 5,000 रुपया, यानी कि सर 50,000 रुपया हर महीना जमा होता है सर। हाँ, तो जो लेडी नंबर 1 है वो क्या करेगी? हाँ, है ना, होता है बहुत लोगों के यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट मंथ में ये मैडम 50,000 यूज़ करेंगे, सेकेंड मंथ में दूसरे मैडम यूज़ करेंगे, थर्ड मंथ में तीसरे मैडम, फोर्थ मंथ में चौथे मैडम, 5। तो ये हो क्या रहा है, ये लोग सब पैसा, ये जितने भी ये पूरी टीम है, ये पूरा पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है और खुद ही यूज़ कर रहे हैं, अपने ही बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। बराबर है, सिंपल सी बात है। ये भी एक एनपीओ है भाई साहब, आपका कंज्यूमर फोरम, आपके जो क्या कहते हैं फार्मर्स है, फार्मर्स मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। और देखो एक अकेला फार्मर है, सब्जी मंडी में जाता है, अपने खेत में जितना उसने सामान उगाया है या जो भी धन धान्य उगाया है उसने, ये उगाने के बाद जो भी कॉर्प्स है वो लेकर जाता है, कहाँ पर? गाड़ी में, टेम्पो में डाल के मार्केट लेकर जाता है। बट जैसे किसी एजेंट को या मीडिएटर को पता चलता है ये बंदा अकेला है, तो उसके पास जाता है, बोलता है भाई गेहूँ कितना है? बोलता है भाई साहब भैया पूरा 100 किलो है। तो बोलता है 100 किलो है, बोलो बहुत बढ़िया, बोले ठीक है। तो बोले कितना रुपए में दिया? तो वो जो फार्मर होता है वो कैलकुलेट करके इसने हिसाब लगाया होता है कि भाई साहब उसको 30 रुपये कम से कम, उसका 30 रुपये का खर्चा बनता है, तो बोलता है कि उसको कम से कम 5 रुपये का प्रॉफिट मिले तो 35 रुपये में बेचूंगा। तो 35 रुपये में बेचूंगा कहता है, बोले ठीक है 35 रुपये में बेच दूंगा, मैं 35 में दूंगा। बट मीडिएटर बोलता है यार तू पागल हो गया, 35 रुपये में बाहर मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 25 रुपये का रेट चल रहा है, 26 रुपये का रेट चल रहा है, और तू बोल रहा है 35 रुपया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, मीडिएटर एक बार्गेनिंग पोजीशन में है, मीडिएटर का पोजीशन स्ट्रांग है, फार्मर का पोजीशन वीक है क्योंकि वो अकेला है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, फार्मर्स क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। फार्मर्स क्या करेंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। अब फार्मर्स और सोसाइटी बना के करते क्या है, फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स जितने भी फार्मर्स है ये सब मिलाकर एक साथ फर्टिलाइजर परचेज करेंगे ताकि उनको बार्गेनिंग पावर मिले। क्योंकि फर्टिलाइजर वाले को बोलेंगे भाई साहब हमको सिर्फ 100 या 50 किलो नहीं लेना, हमको कितना लेना है, हमको 500 किलो लेना है, सही रेट लगाओ। तो उनको कम रेट में हर फार्मर को मिलेगा। बराबर है, हर फार्मर इंडिविजुअली काम करेगा, तो हर फार्मर के पास एक ट्रैक्टर होना चाहिए या तो बैलगाड़ी होनी चाहिए। बराबर है। बट इन्होंने क्या किया, बोले भाई साहब कहाँ अलग अलग करना है, हम क्या करते हैं, पूरा जितने भी हमारा फोरम है, हम फोरम मिलाकर क्या करते हैं, हम लोग 5 ट्रैक्टर ले लेते हैं हमारे सबके बीच में। कितने ट्रैक्टर ले लेते हैं, 5 ट्रैक्टर। पहली चीज, सबने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, बीइंग अ मेंबर एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग और द अदर, मेंटेनेंस फीस वगैरह जैसा उनका मेंबरशिप एनुअल फीस पे करती है। तो जब सबने मिलकर सोचा कि हम लोग कितने ट्रैक्टर्स खरीदेंगे, हम 5 ट्रैक्टर्स खरीदते हैं। कितने ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, 5 ट्रैक्टर्स खरीदा। तो 5 ट्रैक्टर्स खरीदने के बाद वो 5 ट्रैक्टर्स पूरे उनमें ही बांटे जाते हैं कि भाई चलो आज मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया जाएगा, कल आपके खेत में, परसों आपके खेत में, तरसों आपके खेत में, फिर किसी दिन आपके खेत में। तो वही ट्रैक्टर सब यूज करेंगे। बराबर है। बड़े बड़े ट्रक्स उन्होंने खरीद लिए, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब बात ध्यान से समझो, जब ये फार्मर्स मार्केट में जाएंगे तो बार्गेनिंग पावर इनकी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी ज्यादा है। मीडिएटर बोलेगा भाई कैसा किलो दिया, बोला 35 रुपये किलो। अरे पागल, 25 रुपये 28 रुपये रेट चल रहा है बाहर मार्केट में, कितना लो भाई साहब, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। हमारे पास 2000 किलो है बेचने के लिए, आप नहीं कोई और सही, हम दूसरा कस्टमर पकड़ेंगे या दूसरा कॉर्पोरेट पर्सन पकड़ेंगे, कोई और क्लाइंट पकड़ेंगे, बट हम कब में नहीं बेचेंगे। यहाँ पर देखो उनकी क्या होगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। बराबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फार्मर्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है अपने आप के बेनिफिट के लिए, उसका बेनिफिट सबने उठाया। एज सिंपल। सेम चीज़ आपके गणेश पंडाल में भी होता है। आपके गणेश पंडाल में भी बहुत से बच्चे जो मिलकर क्या करते हैं, मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे और 10वें दिन पे उनका विसर्जन करके आपके लोगों को, मतलब उन्होंने क्या किया, सबने कंट्रीब्यूट किया। सबने कंट्रीब्यूट करने के बाद क्या बात चल रही है यहाँ पर भाई साहब, समूह कहा जाता है, ठीक है। बिसे बेड़े भात पता है, अरे रचना जावड़कर खाने की बात कहाँ से कर रहे हो, बिशी बोला मैंने, बिशी अलग है, बिसे बेड़े भात अलग है ना। बिसी बेड़े भात, पुलियोगरे हैं, ये रसम,
अन्नम पप्पू, ये सारी चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी भूख लग के जाएगी भाई, नाश्ता नहीं किया हुआ है, भूख लग जाएगी, तकलीफ हो जाएगी हैं। तो बात ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने आप के ऊपर ही खर्च करते हैं, जैसे आप मान लो पिकनिक जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो वो भी एक एनपीओ है। कोई भी इनमें से कोई भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होता है। अगर आपको पता है कि गणेशोत्सव के जितने भी मंडल होते हैं ये भी रजिस्टर्ड होते हैं बेटे, सबके अपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर्स है, रजिस्ट्रेशन नंबर है सबके अपना, लिटरल रजिस्ट्रेशन नंबर है सबके। तो गणेशोत्सव जो पुणे में मनाया जाता है बाकायदा ऑफिशियली लीगल तरीके से मनाया जाता है, रजिस्टर्ड है सारे मंडल, उनको परमिशंस लेनी पड़ती है, हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, जो रथ यात्रा निकालते हैं उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, जो वो लोग मंडप बिठाते गणपति बिठाते उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इतना ऑफिशियली लीगली चलता है पुणे, इतना बड़ा है, इतने बड़े स्तर पे चलता है। तो ये सब क्या है, ये एनपीओ है, ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है। इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी, जैसे आपका पूना क्लब मैंने बताया ना आपको, पूना क्लब रेसिडेंसी क्लब, ये भी वही है जो इनके मेंबर्स है, इनके मेंबर्स इनके एनुअल फीस पे करते हैं या इनका लाइफ मेंबरशिप फीस पे करते हैं ताकि वहाँ पर जाते हैं। अब वहाँ पे देखो बाहर के लोगों को वहाँ पर फैसिलिटीज यूज़ करना अलाउड नहीं है, बट वहाँ के लोगों को वहाँ की फैसिलिटीज यूज़ करना अलाउड है, सिंपल है। या तो आपसे अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, सीधी सी बात है भाई साहब। तो जो जितने मेंबर्स हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करके उनके ऊपर ही खर्चा हो रहा है। तो एज दीज आर कॉल्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? बोलो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब मेरे ख्याल से जिसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर जो छोटा सा एक नैरो माइंडसेट था वो अभी वाइड हो चुका है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। बोलो जल्दी डोकलो, क्लियर है यहाँ तक? यस, आ जाओ। अब जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अब जो मैं लिखूंगा वो जो एक्सप्लेन करूंगा और लिखूंगा वो आपको भी लिखना है, ठीक? ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट और एनपीओ फाइनल अकाउंट, बराबर है ना? एनपीओ का चैप्टर पढ़ रहे हैं मतलब, एनपीओ का चैप्टर पढ़ रहे हैं मतलब हम एनपीओ का फाइनल अकाउंट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ, ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट की बात करो और एनपीओ की फाइनल अकाउंट की बात करें। तो देखो भाई साहब, ट्रेडिंग के बुक्स में भले हमारे फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, बट एक कैश बुक हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? कैश बुक। एक काम करो, कैश बुक मत लिखो यहाँ पर, आप बनाते हो क्या, मान के चलो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो आप? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। दूसरा, ये क्यों बनाते हो आप? प्रॉफिट पता करने के लिए, बराबर है। तो यहाँ पर वैसे ही सिमिलर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे यहां पर बैलेंस शीट बनाया जाता है, एनपीओ फाइनल अकाउंट्स में भी बैलेंस शीट बनाया जाता है, ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? बैलेंस शीट के अलावा आप यहां पर कैश बुक एक बनाते हो, बराबर है? तो कैश बुक जो बनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे यहां पर, दिस इज नॉट पार्ट बट एनपीओ फाइनल अकाउंट्स में
एक और आइटम बनता है जो आपके विच इज सिमिलर टू कैश बुक, इज कॉल्ड एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान से सुनो। इसके बाद बैलेंस शीट में नॉर्मल टर्म्स में आप कैपिटल कहते हो, यहां पर हम कैपिटल फंड या तो कॉर्पस भी कहते हैं। यहां पर जब आप प्रॉफिट की बात करते हो तब यहां पर हम सरप्लस की बात करते हैं। यहां पर जब आप लॉस की बात करते हो तब हम यहां पर डेफिसिट की बात करते हैं। सिंपल, बोला यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो टर्म्स है कुछ लिखे हैं मैंने, ये आपको लिखने हैं। दिस इज सिमिलर टू दिस, जो सिमिलैरिटी है आपकी, ऐसा ना हो कि एनपीओ पढ़ते समय, ऐसा ना हो कि हम पढ़ते समय हम कंफ्यूज हो जाए। कुछ कुछ जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो टर्म्स आपको समझ में ही ना आए जो मैं बोल रहा हूँ। वो होना ही नहीं चाहिए आपके साथ, ऐसा ना हो, तो ध्यान दो। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ पहले आपको, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है पहले वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? बोलो डन, एवरीबॉडी डन टिल हियर? कॉर्पस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है बेटा, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूं मैं? डन क्या? एवरीबॉडी डन क्या? वेरी गुड, चलो एवरीबॉडी डन टिल हियर? ठीक है, मजे लो मेरी तुम लोग हैं। जस्ट अ मिनट, पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ मैं। कौन है? कट्टी सर जिंदाबाद वाला अचानक जाग गया। क्लियर? आ जाओ, एक एक चीज समझते हुए अपन यहाँ पर। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाई वो थी समझाने जा रहा हूं मैं, वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या कहा मैंने? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ध्यान से समझना एक चीज इंपॉर्टेंट। क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज अ समरी कैश बुक
एंड नॉट अ कैश बुक। हाँ, समरी लगा के अलग कर दिया सर बस आपने। हे भगवान, तुमने कुछ अलग ही चालू कर दिया यहाँ पर। कट्टी सर जिंदाबाद, हमारा टीचर कैसा हो, कट्टी सर जैसा। अरे बेशर्मो बेशर्मो, मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है? अरे शर्म कर लो थोड़ा, हैं? इट इज़ अ समरी कैश बुक एंड नॉट अ कैश बुक। फर्क है क्या सर? हाँ, ध्यान से सुनो। कैश बुक में क्या होता है, हम इंडिविजुअली डेली के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इंडिविजुअल जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आते हैं वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट समरी कैश बुक में ऐसा नहीं होता। समरी कैश बुक में पूरे ईयर के जितने ट्रांजैक्शन होते हैं एक साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अगर आपके सामने मैं यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर बनाऊँ तो मैं कुछ अलग नहीं बना रहा हूँ, ऐसा मैं रिसीट पेमेंट यानी कि एक प्रकार से कैश बुक ही बना रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बनाना भी है आपको, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ, है ना, इसमें लिखने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ, इट इज़ अ समरी कैश बुक एंड नॉट कैश बुक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। ये है पेमेंट्स, इस तरफ आएंगे आपके रिसीट्स। कैश बुक आपको याद है, डेबिट साइड आपके रिसीट्स होते थे, क्रेडिट साइड आपका पेमेंट्स होते थे। बराबर है। अब ध्यान से समझना हमको, अरे भगवान भगवान भगवान, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, हैं? मुझे कहीं पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो यहाँ पे। रिसीट एंड पेमेंट में आपके ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स, ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट्स, ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स, ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट्स, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट फीचर। दूसरा, क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड पे हम सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे, भले ही कैश में हो या बैंक में हो। पेमेंट साइड में भले ही कैश में हो या बैंक में हो, सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगे, एज सिंपल एज दैट। अब ये समरी कैश बुक और कैश बुक का फर्क क्या है सर? ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे ईयर में सैलरी आप पे करते हो, मंथली सैलरी आप पे करते हो 2000 रुपीज़, बराबर है। बट कैश बुक में आप एवरी मंथ आप सैलरी रिकॉर्ड करोगे, बाय सैलरी बाय सैलरी बाय सैलरी बाय सैलरी बाय सैलरी बाय सैलरी बाय सैलरी, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा एवरी मंथ। बट कैश बुक में एक ही बार, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही बार रिकॉर्ड होगा बाय सैलरी 24,000। पूरे ईयर में जितना आपने पे किया है पूरा खर्चा एक साथ। बाय रेंट, पूरा ईयर का जितना पे किया है आपने पूरे ईयर के लिए, पूरे ईयर में एक साथ। सेल का कोई पैसा आया है तो टू सेल, पूरे ईयर में जितना सेल करके एक साथ पैसा आया पूरा एक साथ रिकॉर्ड किया। तो ये क्या हुआ, एक समरी हुआ। यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, यहाँ पे पूरे एनुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसीट दिख रही है वो एक समय की रिसीट नहीं है, वो पूरे ईयर की रिसीट है। पेमेंट में जितनी भी आपको पेमेंट दिख रही है वो पूरे ईयर की पेमेंट है, किसी एक समय की पेमेंट नहीं है, बराबर है। रिसीट एंड पेमेंट इंक्लूड्स कैपिटल एज
well as रेवेन्यू रिसीट्स। पेमेंट्स की बात करें तो कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू पेमेंट्स। बराबर, यहां तक क्लियर सबको? इसमें रिसीट्स ऑफ करंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे। पेमेंट ऑफ करंट ईयर के पेमेंट हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेमेंट हो सकते हैं एंड नेक्स्ट ईयर के भी पेमेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया। रिसीट पेमेंट अकाउंट में सारे के सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं। दूसरा, सारे कैपिटल ट्रांजैक्शन एज वेल एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं। तीसरा, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों आते हैं। सिंपल, समझ में आ गया सबको? बोलो डन है यहां तक? ये वो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बराबर, कोई चीज इसमें मिसिंग तो नहीं है? देखता हूँ एक बार। ठीक है, डन। आ जाओ। बोलो यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर है सबको? आ जाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ यार, मेरी चाय नहीं आया जब तक। 2 मिनट। चलो, थैंक यू मास्टर ऑफ गेम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाओ। इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज सिमिलर टू what? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोहन, सबसे पहले तो तुम इतनी देर से थे कहाँ?
माइक लगवा लेता हूँ, हेलो हेलो चाय बोलूँगा ना, तो जिस प्रकार से माइक में मैं हेलो हेलो चाय चाय जैसे ऑर्डर दूंगा ना, वैसे ही मेरी मम्मी मेरे को उठा के ऐसे बाहर फेंक देगी। ऑर्डर देगा क्या हमको, हैं? समझ रहे हो बावले? इट इज सिमिलर टू व्हाट? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर्ड टू नो सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट। स्टडी रूम जाने के लिए? अच्छा, तू वहीं से लेक्चर, वहाँ से लेक्चर अटेंड करेगा? अरे पगले, इतना काहे गड़बड़ करते हो? सुबह सुबह उठ के घर में ही बैठ के मेरा लेक्चर ख़त्म कर लिया करो। मेरे लेक्चर के बाद सौमिल सर के लेक्चर में आधे घंटे का समय होता है, उस समय चले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। काहे ज़बरदस्ती इतना भागी दौड़ी करते हो, फिर लेक्चर मिस करते हो? बेहतर है मेरा लेक्चर घर में अटेंड कर लो, और घर में अटेंड करने के बाद जो समय देता हूँ मैं, उसके बाद सौमिल सर का लेक्चर आप वहाँ से अटेंड कर सकते हो आपके। ठीक है, पूरा कंप्लीट है, लिखा है, चलो अच्छी बात है। इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर टू नो व्हाट? सरप्लस और डेफिसिट। आ जाओ। भले ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बोलते हैं, बट सबसे पहले यहां पर एक्सपेंडिचर ही आएगा बेटे। यहाँ पर इनकम्स आएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद करना है हमको। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद करना है हमको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सबको याद है, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस होते थे, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स होते थे। वही तो बात है, अलग थोड़ी ना है। भले हम बोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहे हैं, भले हम बोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। भले हम इनकम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, बट लिखेंगे सबसे पहले एक्सपेंडिचर, उसके बाद इनकम। बड़े ध्यान से समझो, कितने कितने हमारे तेजस्वी लोग क्या कर देते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सुन के यहाँ पर इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, मैंने लिटरेरी पेपर में देखा है। ऐसी इच्छा होती है कि फिर भाई अब मैंने अपने आप को मारूं या इसे पकड़ के मारूं, ऐसी ऐसी फीलिंग आ जाती है मन में। वो मत आने देना है। बाप रे, 10 किलोमीटर दूर ऑटो, ये स्टडी रूम मानना पड़ेगा भाई। चलो अच्छी बात है। ओके, यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ पर आ जाओ। चलो सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis, prepared on accrual basis। प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। उसके अलावा ओनली रेवेन्यू expenditures are recorded, only revenue incomes are recorded, only revenue expense, only revenue income, only current year transactions या ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेस मैं कहूँगा, ओनली करंट ईयर इनकम्स मैं कहूँगा, करंट ईयर एक्सपेंसेस, करंट ईयर इनकम्स। फीलिंग कैसे आती है, समझेगा धीरे धीरे।
जब सी की पढ़ाई कंप्लीट करोगे ना तो पेपर को देख के भी फीलिंग आने लग जाएगी, टेबल को, कंप्यूटर को, कैमरा को देख के भी फीलिंग आने लग जाएगी बेटे। सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू सरप्लस आएगा आपका, या तो बाय डेफिसिट विच इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। सिंपल, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स, एज सिंपल एज दैट। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही दो चीजें नई थी अपने लिए, बराबर है, यही दो चीजें नई है अपने लिए। दरवाजा खींच लेना हो। बोलो क्लियर यहाँ तक? रिसीट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी को डाउट है क्या? बोलो जल्दी। यो वेरी गुड। अश्विन कोई तो आया, तेजस सर जिंदाबाद बोलकर चला गया, गया कहाँ? हाँ बेटे, प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, वो पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए है। यस चांद, नो डाउट, वेरी गुड। क्लियर है सबके लिए? इसमें ये आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बराबर? यस, दिस इज योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ जाओ। हाँ, नारे लगाने गया वो मन पे ले ली बात, चला गया, वो गायब भी हो गया, सिर्फ जिंदाबाद बोल के, जिंदाबाद बोलने आया था वो बस। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, देखो अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, इसकी अकाउंटिंग बाद में समझाऊंगा। अनमोल बंबानी, चिंता मत करो, इसमें और बहुत सी चीज़ें आनी बाकी है, जितना भी कंफ्यूजन है सारा भूल जाओगे, सब पूरा एनपीओ चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा का मतलब है कि क्लियरली समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्लियर हो जाएगा, चला ही जाएगा। अच्छा, पोस्टर बांटने गया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बस एक ही बार आया वो, नारे लगाकर जो चला गया। वो भीड़ में तुमने बेसिकली देखा है कि जब हम लोग स्कूल में वगैरह या फंक्शन में किसी बैठे हुए हैं, कोई कुछ बड़बड़ कर रहा है, आउट ऑफ नो वेयर कहीं तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे हुए बोर हो रहा है, क्या हो रहा, बोर हो रहा, बजाओ ताली। हम एक अकेला बंदा ताली बजाना चालू कर देता है, किस कोई तो सुना, अच्छा ताली बजाना है, ताली बजाना, सब ताली बजाना चालू कर देते। वैसा वो आया, उसने एक नारा लगा दिया, वो चला गया, बाकी के अपने चालू हो गए सारे। बोलो, वो फीलिंग आ रही मुझे आज। ठीक है। अरे सोहन बेकार आदमी है।
अरे सोहन, याद आ गया। चलो ठीक है, आ जाओ। चंदन कुमार का कुछ कहना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एएस एंड सब्सक्रिप्शन एसीसी अकाउंट आम में है क्या? क्या क्या बोल क्या रहा है ये बात? आ जाओ। सब्सक्रिप्शन, लेट अस अंडरस्टैंड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज fees paid to the organization to organization on a regular basis to avail the facilities provided by them। बराबर, ध्यान से सुनो। चंदन कुमार, अरे कुछ भी सवाल करता है बेटे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट सेम कैसे रहेगा बेटे? दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इतनी देर से महाभारत समझा रहा हूँ मैं आपको, कैश बुक की तरह है। सब्सक्रिप्शन वन ऑफ द आइटम्स है जो रिसीट पेमेंट में आता है। सब्सक्रिप्शन का जब पैसा आपको मिलता है तो रिसीट पेमेंट अकाउंट की रिसीट में रिकॉर्ड होता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं बेटे। जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट और सेल अकाउंट है, वैसा रिसीट पेमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। पहले ये तो बताओ सोहन कि तुम किस चीज़ का एनपीओ खोले हो, सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना है? ऐसे ही विदाउट प्रोस्पेक्टस विदाउट बैकग्राउंड बोले सब्सक्रिप्शन ले लो। बट फीस पेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन रेगुलर बेसिस टू अवेल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम। अंडरस्टैंड? आप जिम ज्वाइन करते हो तो जिम की मेंबरशिप फीस पे करते हो, दैट इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन। मतलब वो बोलता है कि आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लगा लो, आप एनुअल मेंबरशिप फीस भर दो, एनुअल फीस भर दो, मंथली फीस भर दो। ये जो मंथली फीस या क्वार्टरली फीस या सेमी एनुअली या ईयरली जो फीस भर रहा हो, दैट इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन। मतलब जब आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो तभी आप जिम जा पाओगे, बट जब वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगी तब आप जिम नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है। नेटफ्लिक्स, आपका अमेजॉन प्राइम वगैरह वगैरह, इन सब के भी एक सब्सक्रिप्शन है। मतलब क्या, जब तक आप वो पे करते हो रेगुलर बेसिस पे तब तक आपको उसकी फैसिलिटीज मिलेगी, उसके बाद बंद। न्यूज़पेपर मैगजीन्स आपने सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वो सब डाल के जाता है, रख के जाता है, यस सर। बट जब वो आपको, ध्यान से समझो, जब वो मंथली आपसे पैसे चार्ज करता है, दैट इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन। मतलब आप उनकी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो आपको वो एक कंडीशन रखते, कहते हैं कि भाई मंथली आपने हमें इतना पैसा पे करना है, नथिंग बट सब्सक्रिप्शन। सिंपल है। जो आप सोसाइटी का मेंटेनेंस फी पे कर रहे हो वो भी एक प्रकार से सब्सक्रिप्शन ही है, क्योंकि सोसाइटी जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली है, जैसे गार्डन एरिया, पूल एरिया, जिम एरिया, जिम्नेशियम, ये सारी चीज़ें, जितनी भी सोसाइटी अपना पार्किंग कर रही है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है आपको। उसके बदले में आपसे जो फीस ले रही है, सब्सक्रिप्शन ले रही है। क्या ले रही है आपसे? सब्सक्रिप्शन ले रही है। तो याद रखना, हम सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम, इट इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर अस। क्लियर यहां तक सबको? रेवेन्यू इनकम फॉर अस। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक क्लियर सबको।
अब ये हुआ आपका रेवेन्यू इनकम। इसके बाद आप ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, सब्सक्रिप्शन के बाद हम बात करेंगे अगर लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या कहा मैंने? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है भाई साहब? ध्यान से सुनेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब फीस पेड वन टाइम, फीस पेड वन टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन फीस पेड वन टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा बोल 50 में से एक का मैसेज, कुछ भी यार, तुम लोग कुछ भी कहीं पे भी जोड़ सकते हो यार, हद है तुम लोगों की। फीस पेड वन टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अवेल लाइफ टाइम मेंबरशिप। to avail lifetime membership. Clear? And this will be your कैपिटल रिसीट। दिस विल बी योर कैपिटल रिसीट। देखो ये आपका रेवेन्यू इनकम है, तो ये कहाँ जाना चाहिए? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? वेरी गुड मास्टर ऑफ गेम। रेवेन्यू इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल रिसीट है ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। कहाँ रिकॉर्ड होता है? ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। बोलो क्लियर यहां तक? डोनेशंस, अकाउंटिंग समझनी बाकी है भी अपने को, संयम रखो। हाँ रिसीट मार्क किया है ना, पता है? रिसीट मार्क किया है बेटे मैंने। डोनेशन जो है बेटे हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के डोनेशन होते हैं। कितने प्रकार के डोनेशन होते हैं? दो। कितने प्रकार के डोनेशन होते हैं? दो। क्या है? पहला स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन इज नहीं, एक मिनट रुको। पर्पस फॉर द डोनेशन इज specified. Is what? Specified. Here no purpose is specified. मतलब क्या सर? ध्यान से सुनो। स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है। मतलब मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनको एक स्कूल बिल्डिंग बनानी है। स्कूल बिल्डिंग बनानी है तो
आप जैसे अमीर लोग, जैसे मान लो ये सौरभ जैसे अमीर लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये जो बिल्डिंग है, हमने सुना है आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है। बोला हाँ बिल्डिंग बनानी है, तो लो मेरी तरफ से 10 लाख रुपए का चेक। बट ये जो 10 लाख रुपए है ये कहाँ यूज़ होने चाहिए? स्पेसिफिकली आपके सिर्फ बिल्डिंग में यूज़ होने चाहिए। कहाँ यूज़ होने चाहिए? स्पेसिफिकली बिल्डिंग में यूज़ होने चाहिए। तो ये ऐसा जो डोनेशन होता है जहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जो मेरा पैसा जो मैं दे रहा हूँ आपको, स्पेसिफिकली कहाँ यूज़ होना चाहिए? उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही यूज़ होना चाहिए, या उस पर्टिकुलर एसेट के लिए ही यूज़ होना चाहिए। ऐसे डोनेशन होते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। क्या होते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। एंड दीज सच डोनेशंस आर आवर कैपिटल receipts. Capital receipts. And general donations are revenue receipts. रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट होने के नाते इसे रिकॉर्ड किया जाएगा लाइबिलिटीज में, और रेवेन्यू रिसीट होने के नाते इसे रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम्स में। आजिम का कहना है सर आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है, इसके पहले के चैप्टर समझ नहीं आए क्या? बोलो क्लियर है यहां तक सबको? यस। अब कल के लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, साथ ही साथ ये जो इनकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, प्लस इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं जिनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और मतलब समझने हैं हमें। ठीक है। अनमोल भंबानी लाइबिलिटी क्यों होगा? संयम रखो, बताता हूं, आगे समझ में आएगा। ठीक है। हाँ यस। ट्रेडिंग वाला नहीं आया? कौन सा ट्रेडिंग वाला? सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट, इतना सिंपल वाला नहीं आया? कोई नहीं, हम जब कट्टे पे मिलेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। यस। टिल देन विल स्टॉप द लेक्चर हियर टुडे, विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग 8 o'clock. टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। इफ यू लाइक द वीडियो पसंद आया लाइक करने का, और बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट करने का भूलने का ना है। ठीक है। सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. बाय बाय, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।